हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज डिफाइन पावर फैक्टर। हमें पावर फैक्टर क्या है वो डिफाइन करना है, फिर समझना है बेसिकली। तो हम इस प्रॉब्लम के लिए जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ये कंसेप्ट वो होगा, पहला तो होगा बेसिक सा है, ठीक है। जो होता है रियल पावर, रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर एंड एपेरेंट पावर। इन तीनों के बीच का डिस्टिंग्विशेबल यानी कि डिफरेंस क्या है। जो सेकंड वन है वो हम यूज करने वाले हैं फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का। इसके लिए तो फेजर डायग्राम फॉर पावर। फेजर डायग्राम बेसिकली ऐसे सर्किट के लिए यूज होता है। तो इन तीनों कंसेप्ट का यूज करके अब रियल पावर क्या होता है। रियल पावर होता है कि जो पावर रजिस्टर यानी कि रजिस्टिव एलिमेंट से पास होके जो उसमें से करंट पास हो एंड रजिस्टिव एलिमेंट उसमें से कुछ एनर्जी कंज्यूम करे, तो वो हमारा होगा रियल पावर। ये मान लो कि हमारे पास एक बैटरी थी या फिर एसी सोर्स था, लेट्स से, एंड हमने उसको एक लोड रजिस्टर से कनेक्ट किया था। अब लोड रजिस्टर में क्या होता है, मान लो यहाँ पर बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, तो सबको हम लोड रजिस्टर आर एल की तरह डिनोट करते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ से एसी सोर्स में से लेट से पी जितनी एनर्जी निकली, ठीक है, पी जितना पावर निकला, एनर्जी एंड पावर के बीच में रिलेशन क्या होता है, एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकलती है उसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है। तो हम दोनों को बोल सकते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ यहाँ से पी जितना पावर निकला एंड ये जो जब ये रजिस्टर आरएल में से पास होगा तो वो क्या करेगा कि वो सारे का सारा पावर अपने में कंज्यूम कर लेगा, तो वो हमारा होगा रियल पावर। क्यों? क्योंकि वो जो सोर्स में से पावर निकला है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहा है। बट सेम सोर्स के साथ अगर मैं एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर ज्वाइन कर दूं, ठीक है, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर या फिर दोनों को ज्वाइन कर दूं, तो अब यहाँ पर जो हमें पावर देखने को मिलेगा वो मिलेगा पी रिएक्टिव, ठीक है। अब पी रिएक्टिव क्यों? क्योंकि जब यहाँ से अब करंट पास होगा एंड करंट के पास अगर पी जितना पावर लेके बाहर निकला यानी कि पी जितनी एनर्जी लेकर बाहर निकला है एंड वो जब कैपेसिटी के पास पहुंचेगा तो अब वो लॉस नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, उसमें स्टोर करेगा, ठीक है, एनर्जी का स्टोर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वोटलेस करंट फ्लो हो रहा है एंड वोटलेस करंट में जो पावर का लॉस होता है वो जीरो होता है। बट स्टिल यहाँ पर कुछ पावर की ट्रांसफर हो रही है, तो वो कितना पावर ट्रांसफर हो रहा होगा, तो जितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो उस एनर्जी या फिर उस पावर को बोलते हैं पी रिएक्टिव। तो ये होगी पी रिएक्टिव। पी अपेरेंट क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम और कुछ नहीं, ठीक है। पी अपेरेंट क्या होगा, पी रियल, इसको मैं बोल देता हूँ पी रियल। रियल यानी कि रजिस्टिव एलिमेंट में से पास होता हुआ करंट या फिर रजिस्टिव एलिमेंट कितना एनर्जी लॉस करता है उसको पी रियल बोलते हैं। एंड जो कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव एलिमेंट होते हैं उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, वो लॉस नहीं करते, स्टोर करते हैं, तो उस एनर्जी को ही बोलते हैं या फिर उस पावर को ही बोलते हैं पी रिएक्टिव। एंड इन दोनों के वेक्टर सम को बोलते हैं पी अपेरेंट, ठीक है। तो उसको हम फेजर डायग्राम में दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। कैसे फेजर डायग्राम में इसको डिनोट किया जाता है, तो फेजर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रियल पावर या फिर रियल क्वांटिटी वर्सेस इमेजिनरी क्वांटिटी के बीच का रिलेशन फाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो रियल होगी, यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो इमेजिनरी होगी, एंड सारी का सारी क्वांटिटी वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है। तो जो हमें क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है वो है पावर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो सारी की सारी पावर की आएगी। अब रियल एक्सिस में जो पावर होगा वो कौन सा होगा, रियल पावर होगा। तो इसको मैं इस डायरेक्शन में दिखाता हूँ, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी रियल यानी कि जो हमारा लोड रजिस्टर है वो कोई भी हो, ठीक है, लोड रजिस्टर है कोई भी वैल्यू का हो,
वो पावर कंज्यूम करेगा वो होगा रियल पावर। किसमें से? सोर्स में से पी रियल जितना पावर उसने कंज्यूम कर दिया, ठीक है। एंड इमेजिनरी पार्ट में कौन आएगा? ऐसे एलिमेंट की वजह से पावर के जो कंज्यूम नहीं करता, ठीक है, एक भी जो पावर है वो लॉस नहीं करता है बट अपने में स्टोर करता है, वैसे एलिमेंट के वजह से यहाँ पर जो आएगा वो आएगा इमेजिनरी पावर। उसको बोलते हैं पी अपेरेंट, सॉरी पी रिएक्टिव, पी रिएक्टिव, ठीक है। तो इसमें पावर ड्यू टू कैपेसिटर प्लस पावर ड्यू टू इंडक्टर, उन दोनों का सम है, क्योंकि दोनों के दोनों रिएक्टिव पावर में आते हैं, रिएक्टिव पावर यूज करते हैं, ठीक है। यूज का मतलब स्टोर करना, ठीक है, स्टोर करते हैं। तो ये हो गया टोटल रिएक्टिव पावर ऑफ द सर्किट, ठीक है। मान लो हमारे पास ऐसी कोई सर्किट थी, यहाँ पर मैं ऊपर डिनोट करता हूँ, जिसमें इंडक्टर भी था, एक कैपेसिटर भी था, एक रजिस्टर था, एंड यहाँ पर एक एसी सोर्स था। अब एसी सोर्स में से जब करंट निकला आई, वो पी पावर लेके निकला, पी जितना पावर लेके निकला, ठीक है। जैसे ही इंडक्टर में ये आई जितना करंट निकला, पास हुआ, तब इंडक्टर ने थोड़ा सा जो पावर था करंट का वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स सपोज ये इसने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर दिया, तो देन थोड़ा सा पावर कम हो चुका होगा ना, अब करंट के पास पी जितना पावर नहीं रह चुका होगा। लेट्स से यहाँ पर पॉइंट ए था, ए पॉइंट ए है, एंड जो यहाँ पर पॉइंट है वो है बी पॉइंट। तो जब करंट ए से बी में पास करेगा तब उसकी पावर की वैल्यू, उसके पास जो एनर्जी थी वो कम हो चुकी होगी, ठीक है। तो मान लो कि जो कैपेसिटर था, सॉरी इंडक्टर था, उसने पी एल जितनी एनर्जी को क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। तो अब नेक्स्ट बी पॉइंट पे जब करंट निकलेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी बची होगी? पी माइनस पी एल जितनी। उसमें से भी अब कैपेसिटर ने थोड़ा सा पावर एब्जॉर्ब कर दिया एंड उसने स्टोर कर दिया किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, ठीक है ना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ पर बनाएगा वो प्लस चार्ज एंड ऑपोजिट में बनाएगा माइनस चार्ज। तो वापस से जो पावर बचा था उसमें से भी कैपेसिटर ने थोड़ा सा पावर अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि स्टोर कर लिया। एंड वो कितना किया? तो अज्यूम करते हैं पीसी जितना। एंड देन करंट पहुंचा पॉइंट सी के पास, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट सी के पास था रजिस्टर। तो रजिस्टर यानी कि हमारा है लोड रजिस्टर, हमने यहाँ पर लोड जोड़ा हुआ है। लेट्स से बल्ब था, एंड बल्ब का रजिस्टर था कैपिटल आर, ठीक है। ये जो रजिस्टर है आर, वो है लोड रजिस्टर और कुछ नहीं। तो जो लोड के पास पावर पहुंचा वो कितना पहुंचा? तो वही हमारा होगा पी रियल, क्योंकि एक्चुअल में हमें कितनी एनर्जी यहां पर मिली? तो हमें मिली पी रियल जितनी ना। थोड़ी एनर्जी कैपेसिटर ने स्टोर कर दी, थोड़ी एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर कर दी, बाकी बची वो क्या बची? रियल बची, ठीक है। तो जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर की जो डेफिनेशन है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अब वो क्या होता है? वो होता है कितना पावर हमारे एलिमेंट में पहुंचा, यानी कि कितनी एनर्जी एक्चुअल में हमें मिली अपॉन कितनी एनर्जी डिलीवर्ड हुई, यानी कि पी, ठीक है। तो यही होता है पावर फैक्टर। कितनी एनर्जी हमें हमारा लोड रजिस्टर के पास पहुंची एंड कितनी एनर्जी हमने सोर्स ने दी थी, ठीक है, डिलीवर की थी, उन दोनों का रेशियो होता है पावर फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर से हम पावर फैक्टर की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं फेजर डायग्राम में। तो अब मैं यहाँ पर ये जो एरो है, ये वाला एरो, उसको मैं पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर लाया। अब हमें पता है कि ये जो पी रियल होता है एंड जो पी रिएक्टिव होता है, उन दोनों का वेक्टर सम फेजर डायग्राम में लिया जाता है। तो उसके लिए जो ये नया एरो बनेगा, ये वाला एरो, वो एरो को बोलते हैं पी एपेरेंट पावर, एपेरेंट, ठीक है। यानी कि पी रियल एंड पी रिएक्टिव का वेक्टर सम से जो नई क्वांटिटी बनी, नया पावर मिला उन दोनों के वेक्टर सम का, उसको बोलते हैं पी एपेरेंट, एंड वो ये वाला है, ठीक है, जो सोर्स में से निकला। तो आप ये बात तो याद रखना कि जब भी ऐसी सोर्स में से पावर निकलता है
तो वो एपेरेंट पावर निकलता है, यानी कि ये जो P है हमने डिनोट किया था वही है P एपेरेंट, ठीक है। यानी जो ब्लू वाला है वो क्या है, रिएक्टिव पावर है, यानी रेड वाला है वो रियल पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है पावर फैक्टर की वैल्यू। तो देखो ये जो एंगल बना रहा है P एपेरेंट रियल एक्सिस के साथ, वो 5 बना रहा है सपोज। तो हमें पी रियल एंड पी एपेरेंट के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर कोसाइन का रूल लगाऊंगा। क्या है, cos 5 इज इक्वल टू क्या होगा, नियर वैल्यू यानी कि पी रियल अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि पी एपेरेंट, ठीक है, ये वाला एपेरेंट। तो यहाँ से देखो हमें पावर फैक्टर की वैल्यू मिल गई cos 5, तो ये भी हमारे पास इक्वेशन बन गया पावर फैक्टर का, तो cos pi। तो P real can be written by P real is equal to P apparent and cos pi, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया पावर फैक्टर। एंड हम फर्दर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P real इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P apparent टाइम्स cos pi। अब P apparent होता है ना, वो क्या होता है कि टोटल पावर ऑफ द सिस्टम। तो वो तो हमने कैसे फाइंड किया था, आरएमएस वैल्यू से, वी आरएमएस टाइम्स आई आरएमएस, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या मिला, वी आरएमएस टाइम्स आई आरएमएस टाइम्स cos पाई। तो ये हमें तीसरा इक्वेशन भी मिल गया पावर पी रियल का, ठीक है। तो ऐसे हमें रिलेशन मिल गया रियल पावर एंड एपेरेंट पावर एंड पावर फैक्टर के बीच का। तो ये था हमारा एपेरेंट पावर का डेफिनेशन कि कैसे एपेरेंट पावर को फाइंड किया जाता है। एंड जिसका भी पावर फैक्टर हाई, उसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स में से जो पावर निकलता है वो ज्यादा से ज्यादा हमारा लोड रजिस्टर के पास पहुंचता है। तो जिसकी इंडस्ट्रियल जितनी भी इंडस्ट्री के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें पावर फैक्टर का हाई वैल्यू ही रिकमेंडेड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो स्टोर किया जाता है इंडक्टर एंड कैपेसिटिव एलिमेंट में, वो वेस्टेज पावर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही टूल बनाए जाते हैं जिसका पावर फैक्टर हाई हो, यानी कि जो रियल पावर है वो ज्यादा से ज्यादा लोड रजिस्टर को पहुंचे। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।